रुचिका जी पीएचडी आपकी एक पीएचडी है डेवलपमेंट स्टडीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से, और आप कई इंस्टीट्यूशन में काम कर चुकी हैं, टेरी, वर्ल्ड बैंक और कई प्रोग्राम्स करती हैं। आपके साथ में इस पैनल में श्री केबी सिंह, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, MOEFCC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं। सर, आपका स्वागत है। आप 1995 बैच के एक IFS ऑफिसर हैं और वर्तमान में, जैसा मैंने कहा, IG फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में हैं। इसके अलावा आदरणीय श्री RK सिंह साहब, आप फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ से, और आप 1983 बैच के IFS हैं, रिटायर्ड हैं। इसके अलावा श्री चेतन झा, डायरेक्टर ऑपरेशन, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। चेतन जी, कृपया कर मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप यहाँ पर FES में पिछले आपका 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है, आप हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं। और इसी के साथ में हमारे साथ में निधि नाथ श्रीनिवास जी हैं, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर, एग्रीकल्चर ग्लोबल डेवलपमेंट, BMGF से। सो निधि जी, आपका एक बड़ा अलग अलग जगह आपने काम किया है, जर्नलिज्म में, मार्केटिंग में, ग्लोबल डेवलपमेंट में। इसके अलावा सरोजनी ओरानोन जी, सरोजनी ओरांव जी, सरोजनी जी, तो रुचिका जी प्लीज़। आखिरी सेशन जब होता है वो भी चाय से, इसके बाद चाय है तो बहुत मुश्किल होगा आप लोगों को रुकना, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर द लास्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ समागम। प्रदान को, एक्सिस फाउंडेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए समागम, आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड डिस्कशंस आर हैपनिंग और कल भी होंगी। So I'd like to sort of, thank the organizers again that this is an important topic. फॉरेस्ट के बारे में अगर हम जब बात करते हैं तो फॉरेस्ट के काफ़ी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, आई मीन क्लाइमेट एज अ नेचर बेस्ड सोल्यूशन या नेचुरल क्लाइमेट सोल्यूशन की जब बात करते हैं तो काफ़ी फोकस होता है कार्बन के ऊपर, लेकिन NBS की जब हम बात करते हैं तो उतना ही इक्वल फोकस कैसे जंगलों की वजह से हमको खाना मिल रहा है, पानी। पिछले सेशन में बहुत अच्छे से बात हुई थी इस बारे में, किस तरह मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विस, स्पेशली वाटर, एंड हाउ वाटर इज़ एवरीवेयर एंड हाउ डू वी थिंक अबाउट सम ऑफ दोज इशूज़ दैट बिकम्स क्रिटिकल टू थिंक ऑफ। तो आज वी हैव अ रियली सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग पैनल जिसके साथ हम लोग थोड़ा सा और इस बात पे विमर्श करेंगे। हम सोचते हैं कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, उनसे इस बारे में सुनेंगे। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव मिस्टर RP सिंह, हु इज़ द फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ से। काफ़ी दशकों का अनुभव है फॉरेस्ट के साथ, किस तरह की चुनौतियाँ हैं, लेकिन किस तरह का निचोड़ निकाल के कि क्या क्या अनुभव हैं जो कि काम कर भी रहे हैं, उस बारे में उनसे सुनेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा 1 घंटे के करीबन मेरे ख्याल से टाइम हमें मिला है, और जो फोकस रहेगा कि
बेनिफिट्स तो हैं जो कि काफ़ी निकल के आ रहे हैं कि अगर हम फॉरेस्ट के बारे में सोचें लेकिन एक लैंडस्केप में या भूदृश्य के कॉन्टेक्स्ट में सोने तो क्या बेनिफिट्स हो सके। लाइवलीहुड या आजीविका के बारे में सोचते हैं क्योंकि फॉरेस्ट सिर्फ कार्बन के लिए नहीं है, उसका एक मेजर कैसे फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स भी हम अनलॉक कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट इशू बन के आता है। ऑफ कोर्स किस तरह की स्कीम्स रेगुलेशंस हमारे हिस्टोरिकल सॉर्ट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, पेसा के अंदर भी कम्युनिटीज़ मैनेज कर रही हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ग्राम सभा कैसे मैनेज कर रही हैं, तो क्या नीतियाँ हैं और किस तरह से हम लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स इस कॉन्टेक्स्ट में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए आता है कि इंडिया का कमिटमेंट भी है एनडीसी के अंदर, how to sort of have increased forest and tree cover to 2.5 to 3 billion CO2 equivalent by 2030. तो नीतियाँ भी हैं, it can be a natural climate solution, लेकिन उसको करने के लिए किस तरह की परेशानियाँ हैं वो देखना थोड़ा ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं सरोजनी जी आपके पास जाना चाहूँगी, अगर आप अपना थोड़ा सा अनुभव बताएं कि झारखंड में लोहारी में जो आप लोगों का अभी किस तरह की स्थिति है, आप लोग जब संरक्षण कर रहे हैं जंगलों की तो क्या अनुभव रहा है, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, और अगर थोड़ा सा ये भी बताएं कि किस किस तरह के डिफरेंट एक्टर्स या स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहे हो, शायद एनजीओ लोग के साथ काम रहे होंगे, सरकारी संस्थाओं के साथ भी काम कर रहे होंगे, तो क्या एक अनुभव रहा है। 3 से 4 मिनट का अगर आप समय लें और इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं एक आदिवासी समाज की बेटी हूँ। जो मेरा आदिवासी पूर्वज लोग जंगल में आदिकाल से रहते थे, अपना गुजर बसर फल मूल कंद खा के अपना जीवन बिताते थे। जंगल के जड़ी बूटी से दवाई बनाकर अपना शरीर का इलाज करते थे। और हमारा पारंपरिक रीति रिवाज, शादी ब्याह, जन्म कर्म, छठी गमी, सारा पारंपरिक सिस्टम से मेरा प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। अभी का समय में देखा जाए कि मेरा जब अपना ससुराल से आई तो मेरा लगभग 35 साल हो रहा है, और उस समय जब मेरा ससुराल में आई तो बहुत सारा घना जंगल था, लेकिन धीरे धीरे कोई कारणवश किसी ने लकड़ी के तौर पर कोई जलानी, घर बनाने के कारण काटते काटते जंगल को छोटा कर दिया और मेरा जंगल दूर होता चला गया। पशु पक्षी का भी कमी होते गए और वर्षा भी मेरा वही सजा दी हमको, जैसा जो पहले सुने उसी तरह का। हमको सोच तो रहे थे हम लोग कि कैसे जंगल को बचाया जाए, लेकिन मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। जब मेरा ग्राम सभा में प्रधान के दादा वन अंचल पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी वो लोग आए और जंगल अधिकार के बारे में हम लोगों को जानकारी दिए, तब हम लोग 2023 में मेरा ग्राम सभा में 2023 में वन अधिकार का दावा पेश किए। हमारा वन अधिकार को मिलने में हमको 1 साल लगा। 9 अगस्त 2024 में मेरा वन अधिकार मिला। वो भी मेरा सीओ सर बहुत ही अच्छा काम किए, वनांचल वन का जो भी अधिकारी थे और प्रधान, इसमें मेरा तीनों सहयोग किया अच्छा से। और सीओ सर अपना गाड़ी में हमको बैठा के लिए और डीसी साहब के हाथ से हमको खुद का वन अधिकार का पट्टा दिलाए। हमको बहुत अच्छा लगा और मेरा गांव के लोग भी बहुत खुशी हुए। और हम लोग ग्राम सभा में ही कुछ नियम बनाए कि कोई जंगल ना काटे, बैल बकरी ना चराए, आग ना लगाए। इसके लिए हम लोग कुछ मापदंड भी बनाए। उसमें जिसका बैल बकरी चरा था, घुसा था बायदा चूक से, उनको 500 रुपया भी लिए। जो जंगल से काटे लकड़ी उससे 1000 रुपया लिए थे। और इस तरह करके हम लोगों का ग्रुप बनाए थे। एसएचजी का दीदी लोग ग्रुप बना के रोज दिन बारी बारी करके उसका देखरेख करने जाते हैं। और पिछले साल हम लोग लगभग 4000 का पौधा लगाए थे और इन साल लगभग 4000 का पौधा लगाए हैं। वो सीड वॉल बना के छाया में गोबर, मिट्टी और गोमूत्र, धान की भूसा लगा के मिला के छोटे छोटे पौधा का बीज ला के हम लोग, जिसको कि हम लोग जलाने के काम से नहीं, लेकिन उनका फल फूल
खाद बीज बनाने का जो पौधा रहता है, करंज महुआ, कुसुम, लाह, इसका पौधा जमा करके और सीड बॉल बना के लगा दिया। और उसके साथ साथ मेरा जंगल, बड़ा जंगल के साथ अभी का समय में छोटे छोटे पौधा भी उसके साथ साथ उग रहे हैं, और मेरा लगाया हुआ पौधा भी थोड़ा बड़ा हुआ है, और अभी जो है सो छोटा है। और इसके साथ साथ मेरा छोटे छोटे पक्षी भी आ रहे हैं और छोटे छोटे जानवर भी देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ हम इतना आसान तो नहीं था, बोलने में थोड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं था। मेरा ग्राम सभा, मैं खुद का ग्राम प्रधान भी हूँ, ग्राम सभा में मेरा दीदी भागीदारी करते थे, लेकिन दादा नहीं आते थे उस समय। अब जब से मेरा प्रधान के दादा और अंचल पदाधिकारी, वन विभाग के लोग गए, उस समय से मेरा महिला पुरुष दोनों मिलके पूरा योगदान रहा, सब मिलके किए। और अभी हमारा बागवानी में लगभग हमारा गांव में 35 एकड़ का 5 साल का आम पौधा है, जिसमें हमारा अभी नया पौधा लग रहा है 10 एकड़ का। इस तरह करके हम लोग बहुत सारा आगे का सोच रखे हैं, और आगे का समय में हमारा तो वही है जंगल में लगाने का। और मेरा रीति रिवाज सब पारंपरिक सिस्टम सब जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम बागवानी को ही जंगल का रक्षा के लिए ही अच्छा व्यवस्था को समझ बनाए हैं। हम आगे ये भी उम्मीद रखते हैं कि मेरा जो अभी का अधिकारी जो हैं, मेरा बड़े बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, बड़े जन, उनसे मेरा आग्रह है कि मेरा जो बगल के गांव वाले लोग वन अधिकार का दावा किए हैं, उन्हें भी जल्दी से हो जाए तो वो लोग भी हम लोगों का देखा देखी साथ साथ जंगल का रख रखाव करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सरोजनी जी। 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपने बोले। एक तो वन अधिकार अधिनियम में के अंदर जब आपके कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और रिकग्नाइज हुआ, उसके बाद से काफ़ी रूल वूल बना के कैसे हम प्रोटेक्शन ज़्यादा कर सकें, जंगल की कटाई ना हो, उस पर ग्राम सभाओं ने ध्यान दिया। और अब आप लोग सोच रहे हैं कि किस तरह प्लांटेशन हो। जो ओनरशिप का इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब साथ में कैसे ग्राम सभा मिल के इस पर आगे क्या काम कर सके। और एक तरह से एक एग्जाम्पल होता है जो आसपास की ग्राम सभाओं के लिए भी बन के आता है कि वो कैसे कर सकते हैं। तो चेतन, जो आपने सुना, एक हम लोग जब बात करते हैं कि इफ वी स्पेशली फ्रॉम अ क्लाइमेट पर्सपेक्टिव कि यू नो हाउ कैन वी एक्सेलरेट फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन एज अ क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन सोल्यूशन, लेकिन आपने सुना सरोजनी जी का कि लोकल कम्युनिटीज़ का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। उनको दे आर द वंस हु आर सपोज टू बी स्टीयरिंग सम ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, लीडिंग इट। सो जो आप FES का इसमें अनुभव रहा है, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि स्पेशली जो आप लोग लैंडस्केप्स में काम कर रहे हैं, आप लोग किस प्रकार से फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, आसपास जो कम्युनिटीज़ होती हैं, किस तरह के चैलेंजेस आप लोग देख रहे हैं और किस तरह से आप लोग उसमें आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? मैं दीदी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। और क्योंकि FES का बुनियाद कम्युनिटी के इनिशिएटिव पे ही है। और एक प्रोफेसर साहब कहा करते थे कॉलेज में, इफ़ यू सी अ ट्री यू कैन नॉट सी अ फॉरेस्ट, इफ़ यू सी अ फॉरेस्ट यू कैन नॉट सी अ ट्री। सो जंगल देखने के लिए जंगल में पेड़ के अलावे बहुत चीज़ें होती हैं जो देखने की ज़रूरत होती है, उसमें मनुष्य भी है एक। और उन्होंने जो बात कहा उनके बात पे ही जोड़ते हुए जो हमें सबसे पहला चैलेंज लगता है और वो सॉल्यूशन भी है कि, और वो सुबह से आ रहा है कि लोगों का जंगल पे अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। जब हम अधिकार की बात कर रहे हैं, एक्सेस का अधिकार हो, मैनेजमेंट का अधिकार हो, गवर्नेंस का अधिकार हो, और इसके लिए सरकार ने नीतियां बनाई हैं, नियम बने हुए हैं, उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, वो पहला पॉइंट है जिस पे काम होने की ज़रूरत है। दूसरा, काफ़ी लोगों को, हम में से भी काफ़ी लोगों को ये लगता है कि कम्युनिटी कैन नॉट मेक चेंजेस, लोगों में बदलाव लाने की क्षमता नहीं है। इट इज़ वी हु नीड टू इंटरवीन टू ब्रिंग चेंजेस।
हमें ये चीज़ मानना होगा कि बदलाव, people have capacity to make and remake things, to create and recreate things on their own, and especially by the women who are the custodian of the commons, who are the custodian of the forest. हम जब भी हम बात करते हैं पुरुषों से, पुरुषों का एक एक्सट्रैक्टिव माइंडसेट है। अगर आप पूछेंगे जंगल में क्या लगाना है, वो बोलेंगे तो आम का पेड़ लगाओ, ऐसा चीज़ लगाओ जिससे हमको फल मिले, जिससे हम लकड़ियाँ बेच सकें। लेकिन अगर आप महिलाओं से पूछेंगे, उनका एक्सट्रैक्टिव माइंडसेट नहीं है, उनका बहुत सब्सिस्टेंस माइंडसेट है कि हमें टिम्बरू का पत्ता मिले, कंदमूल मिले। इसलिए महिलाओं की भागीदारी, वुमेन शुड बी सीन एज अ कस्टोडियन ऑफ द फॉरेस्ट। सो दैट्स अ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इन्होंने अपने गाँव की बात की, लेकिन ये आज हम लैंड का इतना फ्रेगमेंटेशन कर दिए हैं। आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, साउथ में चले जाओ, कॉफ़ी प्लांटेशन है, गुजरात में चले जाओ, हर जगह पे लैंड का इतना फ्रेगमेंटेशन है कि पहले जो एक गांव में एक महिला को टिम्बरू पत्ता लेने के लिए दूसरे गांव भी जा सकती थी, वहाँ का फॉरेस्ट ख़त्म हो गया है, एक गांव का फॉरेस्ट बचा हुआ है। हमें इस चीज़ से ऊपर आके फॉरेस्ट को शुड नॉट बी सीन इन साइलोज इन अ रेवेन्यू विलेज बाउंड्री, शुड बी सीन एट लैंडस्केप लेवल। एक बड़े लैंडस्केप में देखने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम पशुपालन को भी देख रहे हैं, जहाँ पे हम पानी को भी देख रहे हैं, जहाँ पे हम खेती को भी देख रहे हैं, जहाँ पे हम नदियों को भी देख रहे हैं, जहाँ पे जंगल को भी देख रहे हैं। और ये हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक गया तो सब गया। अगर नदी गई तो जंगल गया, जंगल गया तो नदी गई। ये मैं किसी गांव में बैठा हुआ था, उन्होंने बोला कि हमारे गांव में तेंदू का पेड़ है। तेंदू का पेड़ है, उसका जड़ इतना नीचे जाता है सर कि वो एक्वीफर को तोड़ता है। वो एक्वीफर नहीं बोला उन्होंने, खड़क बोला गुजराती में। एक्वीफर तोड़ता है, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। सो ये सोच कहाँ से आएगा? सागवान के सूखे पत्ते खेत में जाते हैं और वो खेत को उर्वरक बना देते हैं। ये सोच जब तक हम लैंडस्केप अप्रोच में बात नहीं करेंगे, हमेशा मिस करेंगे। चौथा, इनके पास एविडेंस है, ऐसे हज़ारों बहनें हैं जो पूरे भारत में, वो एविडेंस, वो नॉलेज मैनेज करने का ज़रूरत है, नॉलेज को बाहर में लाने का ज़रूरत है, टू पुश द नैरेटिव। एंड द फाइनल पॉइंट इज़ कल्चरल राइट्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के कल्चरल राइट्स को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। वॉरियर ऑलविन ने जब डुगोन ट्राइब के लड़के से बात किया था तो उसने बोला था, माइल्स एंड माइल्स ऑफ फॉरेस्ट विदाउट अ महुआ ट्री इज़ हेल फॉर अस। और सतपुड़ा के जो बड़े कवि हुए थे, जो 8वीं क्लास में हमें कविता उनकी पढ़े थे, सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र होशंगाबाद के रहने वाले थे। उनकी 4 पंक्तियाँ, आई थिंक वो ये वक्तव्य में उससे बड़ी वोकैबुलरी कुछ नहीं आएगी मेरे लिए। उन्होंने कहा था, इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, बीजन वन के बीच बैठे, झोपड़ियों पर पूंछ डाले गोंड तगड़े और काले, जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती और महुए से लपकती मख्त करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके गीत इनके बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। उनके जंगल में लैंटाना की बात नहीं थी, उनके जंगल में इन्वेसिव स्पेसीज की बात नहीं थी, उनके जंगल में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं थी। आज ये सारी चीज़ें आ रही है। सो मैं इतना कह के अभी अपने जब सेकंड राउंड मिलेगा तो आई विल टॉक मोर ऑन दिस, बट ये चैलेंजेस है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। थैंक यू चेतन। आई थिंक 2-3 जो आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे। वेल, थैंक यू फॉर द कविता। बहुत अच्छे से आपने जो बताया कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट इंक्लूसिव कॉन्वर्सेशंस। 2-3 मुद्दे में, एक तो लैंडस्केप अप्रोच ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ जंगल को जंगल के लिए देखेंगे और पूरा आसपास तो भूदृश्य में क्या हो रहा है वो नहीं समझेंगे, तो एक फॉरेस्ट का भी जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन के लिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इट इज़ द लार्जर लैंडस्केप जो जिसके कॉन्टेक्स्ट में वो प्लानिंग करना ज़रूरी है। हम लोगों का भी जो अनुभव रहा है इसमें सिमिलर ये कि जब हम लोग बात करते हैं प्रायोरिटाइजेशन की, कौन कस्टोडियन होना चाहिए, महिलाएं पुरुष, सबकी प्रायोरिटी भी अलग होती है। कई जगह देखा गया है कि पुरुष कई बार बायोडाइवर्सिटी को शायद प्रायोरिटाइज करेंगे, लेकिन फॉरेस्ट का, ट्रीज़ का, खाने के ऊपर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हैविंग अ वेरी इंटरसेक्शनल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जब हम लोग इसके बारे में सोचें वो बहुत ज़रूरी होता है। कल्चरल इशूज़, सो इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में सोचें, मल्टीपल प्रोविजनिंग हो या रेगुलेटरी, ये सारे मुद्दे साथ में जुड़ के हम कैसे बात करें वो बहुत ज़रूरी होता है। विच ब्रिंग्स मी टू मिस्टर सिंह, मिनिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अभी एक तो करंट स्टेटस क्या है इंडिया के फॉरेस्ट का,
और किस तरह की जो पॉलिसी स्कीम्स हैं जो कि सेफगार्ड कर रही हैं इंडिया का फॉरेस्ट पर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्वियसली नेचुरल क्लेम सिंक मैंने पहले ही बोला कि एनडीसी का ऑब्वियसली हमारा कमिटमेंट है, एलडीएन टारगेट है, बॉन्ड चैलेंज है, तो किस तरह की नीतियां हैं जिससे ये और ज़्यादा अच्छा सुरक्षित हो सकता है? क्या क्या मिनिस्ट्री अभी इस बारे में सोच रही है? सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट का असेसमेंट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है देहरादून में, वो करती है और बाई एनुअली जो है रिपोर्ट लाती है। तो जो प्रेजेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट का अराउंड 7 नाउ एम आई ऑडिबल? ओके। सो जो फॉरेस्ट कवर है हमारे यहाँ दैट इज़ 71.5 मिलियन हेक्टेयर है, दैट अमाउंट अराउंड 21.71%। इन एडिशन टू दिस हम लोग असेसमेंट करते हैं ट्री कवर का, तो ट्री कवर जो है दैट इज़ 2.91%, दैट इज़ 9.5 मिलियन हेक्टेयर। टोटल मिला के ये अराउंड 81 मिलियन हेक्टेयर है जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से, दैट इज़ द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। और इसमें जब बात करें कि एक तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हो गया, इसको 3 कैटेगरी में, एक डेंस फॉरेस्ट है दैट इज़ अराउंड 3% एंड रिमेनिंग टू आर 9.3 एंड 9.3। तो इसमें जो एक हमारा रोल है जहाँ पे डेंस है वहाँ तो डेंस है दैट इज़ द वर्जिन फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट। बाकी जगह जहाँ पे थोड़ी छेड़छाड़ हुई है वहाँ पे हमको उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है और उसको आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए हमारे यहाँ कई सारी स्कीम्स चलती हैं। उसमें जैसे आप लोगों ने अभी बात की, हमें एक लैंडस्केप बेस सलूशन होना चाहिए। सो फॉर दैट जो क्लाइमेट चेंज पे 8 मिशन है उसमें एक मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन। तो ये ग्रीन इंडिया मिशन जब लॉन्च हुआ है तो इसमें लैंडस्केप बेस अप्रोच ही है। तो इसमें जो प्लांटेशन है या जो एक्टिविटीज़ हैं वो फॉरेस्ट लैंड में भी ली जाती हैं और नॉन फॉरेस्ट लैंड में भी ली जाती हैं। और अप्रोच इसमें ये है कि ये प्लान ग्राउंड लेवल से बन के आता है और उसके बाद जब वो नेशनल लेवल पे आता है, अप्रूव होता है, तो उसी हिसाब से फंडिंग होती है। इसके अलावा हमारी कई सारी अलग अलग स्कीम हैं, जैसे इको टास्क फोर्स आप लोगों ने सुना होगा। तो ये शुरू में आया था जो पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है जहाँ पे आम आदमी जाके प्लांटेशन नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे हम प्रादेशिक सेना की मदद लेते हैं। और आज की तारीख में ये 6 स्टेट्स में कार्यक्रम चल रहे हैं। राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है उसमें, देन नॉर्थ ईस्ट में असम है, इसके अलावा दिल्ली में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो इसमें कुछ की फंडिंग जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कुछ जगह स्टेट गवर्नमेंट भी करती हैं। इसके अलावा जो अर्बन लैंडस्केप है उसके लिए हमने नगर वन स्कीम शुरू की है 2020 में और हमारा लक्ष्य है 2027 तक 1000 नगर वन बनाने का, तो उसकी भी फंडिंग करती हैं। उसके अलावा जो हमारे लास्ट ईयर लॉन्च किया है एक मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव, शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो ये 13 कोस्टल स्टेट हैं जहाँ पे मैंग्रोव काफ़ी रोल प्ले करते हैं इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, तो वो एक स्कीम है। ऐसे हमने ग्रीन इंडिया मिशन भी शुरू किया है। और इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ एरिया के लिए इंटीग्रेट हैबिटेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है वो है। इसके अलावा जो अभी इस साल हमने पर्यावरण दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान लॉन्च किया था, तो उसमें हमने लक्ष्य रखा था कि सितंबर तक 80 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो पूरा हो गया है सितंबर समाप्त होने के पहले, और इसमें काफ़ी जनमानस में एक भावना भरने का काम किया गया था। तो ये हमारे प्रोग्राम हैं। इसके अलावा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात हुई है कि हमारा जो कवर बढ़ने की बात हुई है, तो जैसे वर्ल्ड वाइड अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट डिकेड में हम लोग जो है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे ऐसे कंट्री हैं जिसने सब्सटेंशली फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज़ हुआ है, और वो भी अराउंड 2 to 6 मिलियन 2.66 lakhs
हेक्टेयर एनुअली उस दर से इंक्रीज़ किया है। सो वहाँ पर भी हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी रही हुई है। जहाँ तक कि ओवरऑल चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात है, जो एनडीसी टारगेट्स हैं, उसमें भी हमने काफ़ी अच्छा किया है। हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो करीब बढ़ा हुआ है 2262 कंपेयर टू 2019 टू 21 के बीच में, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की दर भी बढ़ी हुई है। उसमें अराउंड 72 मिलियन टन्स कार्बन स्टॉक भी बढ़ा हुआ है। इसको CO2 इक्विवेलेंट में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, अराउंड 190 आएगा। तो ओवरऑल हमारी प्रोग्रेस है। बाकी आपको ऐसा लगता होगा कि कई जगह पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, पैचेज हो रहा है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम काफ़ी पॉपुलस कंट्री हैं, तो कहीं कहीं पे चेंजेस आ रहे होंगे, बट ओवरऑल जो समग्र हम डाटा लेते हैं, जो हमारा डाटा है, वी हैव ए रोबस्ट मैकेनिज्म जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सिंस 1987 कर रहा है, तो उसके हिसाब से वी आर ऑन प्रोग्रेसिव पाथ। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर सिंह। आई थिंक 2-3 जो इम्पोर्टेंट बातें निकल के आई, एक तो एम्फेसिस जो मिनिस्ट्री की तरफ से भी लैंडस्केप अप्रोच पे ज़रूरी है। जब हम फॉरेस्ट के बारे में सोचें, फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ रहा है, लेकिन फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, तो किस तरह का मे बी नेक्स्ट राउंड में, क्योंकि काफ़ी नीतियाँ तो हैं, जैसे आपने बोला ग्रीन इंडिया मिशन, मिष्टी के अंदर भी काफ़ी मैंग्रोव्स के लिए जैसे किस तरह से अच्छा प्रोटेक्शन कंजर्वेशन हो सकता है। मे बी नेक्स्ट राउंड में थोड़ा और इसमें बात करेंगे कि ये सब हो रहा है, लेकिन फाइनेंसिंग की और कैसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, बट वील कम बैक टू दैट। आई लाइक टू गो टू निधि नाउ। निधि, आपने इतना सुना कि कम्युनिटी पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम अ NGO पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट का भी पर्सपेक्टिव, कि मतलब देयर इज़ अ नीड फॉर हैविंग अ मोर कम्युनिटी फोकस्ड अप्रोचेस बट थिंकिंग अबाउट लैंडस्केप्स। बहुत काम हो भी रहा है। आपके हिसाब से क्या 2-3 अगर आप आइडियाज़ या रिकमेंडेशन सोचेंगे कि ज़रूरी हैं जब हम लोग स्मॉल मार्जिनल लैंड होल्डर्स के बारे में सोचते हैं किसी भी लैंडस्केप में, जो कि बहुत ही ज़रूरी होंगी जब हम एक फ्रॉम अ फॉरेस्ट्री पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम अ लार्जर लैंडस्केप पर्सपेक्टिव अगर हम बेनिफिट्स की बात करें? Thank you, Dr. Ruchika, and thank you, Pradhan, for inviting me today. So I want to begin by giving an example of one FPO in Bahraich. तो हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ पे जो FPO के जो प्रधान थे, जो CEO थे, वो ये कहने लगे कि जब भी हमारे यहाँ किसी भी महिला के घर पे एक बेटी पैदा होती है तो हम उनको 2 सैपलिंग्स देते हैं। वो दोनों सैपलिंग्स लाल चंदन के पेड़ की होती हैं, एंड वो जो महिला है वो दोनों सैपलिंग्स लगाती है। Chandan, as you know, is a really premium wood, and after 15 years or so, that tree is worth about 30 to 40 lakhs. So what they say is that the first tree should be cut when the child needs to go for higher education, the daughter needs to go for higher education, and the second tree should be cut when she's ready to get married. And so with 2 sandalwood trees, this girl who's just been born should be able to be financially secure. And then the third tree, in fact, they give more saplings, and they say that the mother, that is for her old age. She should plant that tree and then cut it and live on that as a retirement plan. So that example really tells us how critical forestry is, and agroforestry and trees play a role in the income and the livelihoods of women, definitely, as Sarojini Didi said, and also just farmers. And some of the data that we see tells us that if a family needs about 3 lakh, if a farming household needs about 3 lakh rupees a year to make a living income, if they're only doing agriculture as a smallholder farmer, they earn about a lakh and a half per year, which is not sufficient. But if they start doing agroforestry, they are able to earn about 2 lakhs or 2.5 lakhs per annum, which takes them slightly closer to the 30,000 rupees per month that a family needs to actually step out of poverty. Sorry Nidhi for interrupting. If possible, आप हिंदी में बात कर सकते हैं जैसे सरोजनी जी और बाकी। हाँ, sure.
तो कहने का मतलब ये है कि सॉरी मैं हिंदी फॉर टेक्निकल वर्ड्स इज नॉट दैट नहीं, आप मिक्स कर दीजिए, कोई बात नहीं। बट बेसिकली जो पेड़ लगाने से एंड एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसा साधन है जिससे कोई भी फार्मिंग फैमिली अपनी इनकम नॉट ओनली डाइवर्सिफाई कर सकती है, दैट कैन बी द रोड आउट ऑफ पॉवर्टी. दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग इन many parts of the states that we are working in. So that's one. The good thing here is that forestry has a enormous demand that we are seeing. India alone in 22-23 has imported timber worth about $1.5 billion. So that's the kind of demand that we are seeing. The demand annually in India आज की तारीख में, and Mr. Singh बैठे हैं, 67 million cubic meters आज की तारीख में डिमांड है फॉरेस्ट्री टिम्बर की, और 2030 तक ये 98 मिलियन क्यूबिक मीटर्स होने की है. सो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड, बहुत बड़ा एक बाज़ार है, बहुत उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है. बट अनफॉर्चुनेटली जो छोटा किसान जो एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ अपनी ज़िंदगी और अपना कमाना चाहता है वो बहुत कम है. इन दिस कंट्री टुडे एज पर द लेटेस्ट डेटा दैट वी हैव फ्रॉम CEW, only 5 million smallholder farmers are actually participating in agroforestry as an economic activity, and just 5% of the farming households in the country, 5 million. Just about 29 million hectares. So how do we unlock this huge opportunity for smallholder farmers? That's really what to us is the strategic question on the table. What I have understood from, and let me tell you that the foundation has very late, nascent, very little. हमारा बहुत छोटा काम है फॉरेस्ट्री में और बहुत कम काम है. तो हमारे अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स और डेटा यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं हैं, पर तब भी हम लोग जो देख रहे हैं इस मार्केट के अंदर, there are 4 structural constraints that we are seeing that farmers are facing. पहला तो ये कि there is a push and pull between federal and state laws. फेडरल लॉ कुछ कहता है और फिर हर एक स्टेट का अपना एक लॉ है, उसकी वजह से इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर्स टू एंटर दिस मार्केट. फॉर एग्जांपल आप टिम्बर निकालने जाते हैं तो एक नेशनल वर्किंग प्लान कोड है, पर जब आप नॉन फॉरेस्ट और प्राइवेट लैंड में आप पेड़ काटना चाहते हैं तो स्टेट के लॉ आप पे एप्लीकेबल होते हैं, एंड हर एक स्टेट के अपने लॉ हैं, कोई स्टेट का लॉ किसी के साथ मैच नहीं करता. तो छोटा किसान इसमें कैसे अपना काम करे. फिर स्पीशीज़ के अंदर आप पॉपुलर उगाइए, आप यूकेलिप्टस उगाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको काटिए, आप उसको बेचिए, नो इश्यूज़. बट जैसे ही आप कोई प्रीमियम वैरायटी, जैसे आप टिम्बर उगाना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं अपनी ज़मीन पे, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है. तो स्मॉल होल्डर इज़ नॉट एबल टू डील विद दीज चैलेंजेस. द अदर इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. तो some states definitely have done a lot, केरला, मध्य प्रदेश etc. कि छोटे किसान अपना पेड़ बेच पाएँ, उनको ज़्यादा मुश्किल ना हो फेलिंग परमिट्स etc. लेने के लिए. बट फिर भी मोस्ट स्टेट्स हैव वेरी कॉम्प्लेक्स रूल्स. इवन ये जो महिलाएं हैं बहराइच में, उनको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वो संदलवुड का पेड़ काटने के लिए परमिट लेना पड़ता है. उसमें जितना वक्त लगता है उतना लगता है. And then of course there is a whole challenge around conservation versus agroforestry as an economic activity. So are we going to stop people from cutting forests because we want to protect forests and trees, or can we allow people to cut forests because it is a valid economic activity and it's not a zero-sum game? So these are some of the big challenges that we are seeing that smallholder face. Of course, I can talk later on about a lot of work that is already happening. A lot of digitalization is happening. A lot of new policies are coming, which are helping. But I still feel that we need a broader vision, a more strategic vision to unlock the 2030 opportunity. But I'll stop here. Thank you, Nidhi.
ऑल्सो फॉर ब्रॉडनिंग द डिस्कशन, थोड़ा ज़्यादा सिर्फ फॉरेस्ट्री नहीं, हम एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी कैसे हो सकती है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं एक, और कैसे हाउ यू कैन अनलॉक लैंड बेस्ड, हम लोग जो बोलते हैं WRI इंडिया में लैंड बेस्ड रेस्टोरेशन इकोनॉमी, लेकिन उसके लिए काफ़ी बैरियर्स हैं। एंड मे बी आई थिंक मिस्टर सिंह बाद में अगर उसके बारे में बोलना चाहें तो आई रिक्वेस्ट यू टू कम टू दैट, बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट मिस्टर RK सिंह, आई थिंक फ्रॉम अ छत्तीसगढ़ एक्सपीरियंस जो अभी तक आपने काफ़ी कुछ सुना, if you want to reflect on that one, and if we really have to sort of see what will be from your perspective, क्योंकि आपने फॉरेस्ट में इतने साल काम किया, अब रिटायर होने के बाद भी जो आप सिविल सोसाइटी के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो की रिकमेंडेशंस जो अगर आप सोचें फॉरेस्ट एज अ नेचुरल क्लाइमेट सोल्यूशन, तो आपके अनुभव से निकल के आ रहा है कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं जो आपने सुना अभी उसके बेसिस पे। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा आयोजित किया है, जो मानवता की एक सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौती जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है। और आप सभी जानते हैं कि जंगलों में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और फ्रेगमेंटेशन की अभी सिंह साहब ने बात की, हमारे काफ़ी जंगल मतलब लगातार डेटा उपलब्ध नहीं है। 2010 के आसपास के जो डेटा हैं 50% से ज़्यादा जंगल हमारे फ्रेगमेंटेड हो चुके हैं, और कुछ ऐसे जगह पर अच्छी बात यह है कि जहाँ हाई बायोडाइवर्सिटी है वहाँ भी कई इंटैक्ट फॉरेस्ट हैं, लेकिन कई जगह जहाँ बहुत इंडेमिक स्पीसीज़ हैं वहाँ के जंगल बहुत फ्रेगमेंटेड हो गए हैं। और क्लाइमेट चेंज का जो संभावित खतरा है उसमें एक खतरा ये भी है कि जंगलों पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो सकता है, और बचने का एक ही तरीका है इकोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल कनेक्टिविटी। तो सुबह से जो बात हो रही है कि हम अब INRM से, चूँकि मानस जी बात कर चुके हैं तो मैं वहाँ से बात करना चाहूँगा, बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। INRM से हमें इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ लैंडस्केप की बात करनी पड़ेगी। हम एक बार फॉरेस्ट, एक बार एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, एक बार वेटलैंड, एक बार अर्बन इकोसिस्टम, एक बार डिस्ट्रॉयड जो है हमारा माइंड आउट एरियाज, उसकी नहीं बात कर सकते। हमें समग्रता में देखनी पड़ेगी, तभी हमें समाधान मिलेगा। बिना समग्रता में देखे हमें समाधान नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सुबह से ये भी बात हो रही है कि कौन करेगा, तो स्पष्ट है कम्युनिटी ड्रिवन होगा, और उसमें लोकल गवर्नमेंट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। भविष्य वही रास्ता तय करेगा। और जो प्लानिंग का अप्रोच है एरिया बेस्ड प्लानिंग, हमने GPDP, इसमें एक और बात है कि कई बार इशू बेस्ड जो है वो अलायंसेज होंगे, क्लस्टर लेवल पे कुछ होगा, कुछ जिलों का, अगर नदी की बात हो रही है तो कुछ जिलों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तो वो इशू बेस्ड अलायंसेज होंगे। तीसरी बात ये आ रही है कि हमको मैट्रिक्स बदलना पड़ेगा कि रेस्टोरेशन इकोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें हमारा टारगेट क्या है कि उसके मूल स्वरूप में हम लौटें, और ताकि ऑप्टिमाइज कर सकें हम इकोसिस्टम सर्विसेज को, उसके जो फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर है, स्पीसीज कॉम्पोजिशन है, वो एग्रो इकोसिस्टम के भी अपने जो बात कह रहे हैं हम कि जो मैट्रिक्स हैं अभी तक जो आपने रखे हैं, जो सॉइल टेस्ट का है, उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। अभी टॉक्सिसिटी की बात हुई, वो नहीं हो रही है वहाँ पे। अभी शर्मा जी ने बोला कि उसमें क्या सोशल कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं, उस तरह से इकोनॉमिक्स नहीं देखा जा रहा है, तब जाकर वो बातें समझ में आएगी। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहा है, जब पूरे लैंड की बात कर रहे हैं, आप लोग बोलेंगे नहीं हम तो रूरल में काम करते हैं, तो अर्बन में क्या, तो यहाँ आपके नेटवर्क में भी सब रूरल आए हुए हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि पेरी अर्बन और अर्बन, क्योंकि वहाँ 50% कम्युनिटी रहने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वहीं खपत होगी, सबसे ज़्यादा ड्राइवर्स ऑफ डिग्रेडेशन वहीं से उत्पन्न होगा, और डिमांड सप्लाई दोनों की बात सब जगह करनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है आपका जो टाइम पर्सपेक्टिव है। अभी कविता जी बोल रही थी 3 साल का, अभी 5 साल में आप बोल रहे हो इको रेस्टोरेशन, इतने साल में बिगाड़ा। विश्व के स्तर पे जो अनुभव है क्या कहते हैं, कम से कम 20 साल। लोएस प्लेटो जो सबसे बड़ा मैं उदाहरण चाइना में है, 70 से काम शुरू हुआ, भले जो लाइमलाइट में जब भी आया हो। तो आपको टाइम फ्रेम, ये फंडर्स को भी सोचना पड़ेगा कि कम से कम 20 साल, क्योंकि कम्युनिटी मोबिलाइज करने के लिए CSO की आवश्यकता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। उसको सपोर्ट करें ताकि वो कैपेसिटी वहाँ बिल्ड कर सके इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए। एक और बात है कि सिर्फ फंड की कमी नहीं है, नॉलेज गैप बहुत है। जो नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे थे, शर्मा जी बात कर रही थी, कविता जी बात कर रही थी, नॉलेज सिस्टम बिल्ड करने के लिए जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और जो
बाकी जो एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिलके हमें नॉलेज की बात करनी पड़ेगी, एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा कि क्लाइमेट का क्या असर हो रहा है लोकल सिस्टम पे। इसके बाद पहले सत्र में बात हुई कि आसपास गरीबी रहेगी तो जंगल नहीं बचेगा। अब सवाल ये उठता है कि आपका मनरेगा में 60-70 हज़ार करोड़ का बजट है, हमारा जो 15 फाइनेंस कमीशन में जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं डेंस फॉरेस्ट के अगेंस्ट में लगभग 85,000 करोड़ है, लेकिन अनटाइड फंड है, स्वतंत्र है स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी खर्चा करने के लिए। कायदे से वो जंगलों के आसपास रहने वालों पे होना चाहिए था खर्चा। जो CFRR की कमेटी है, BMCs है, JFM कमिटीज़ हैं, पंचायत हैं, कंपनसेशन का जो पैसा है वाइल्ड लाइफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का, उसका पैसा प्लस उनके जो लाइवलीहुड हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पे कुछ ऐसा लगे कि हमको जंगल बचाने का फ़ायदा हो रहा है। एंड दिस शुड बी ओवर एंड अबव व्हाट दे गेट। तभी जाके ये जो इनिक्वालिटी भी उतना ही जुड़ा हुआ क्लाइमेट चेंज से, इनिक्वालिटी का जो मुद्दा है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी टाइम अप हो गया तो मैं अभी यहीं पर रोकता हूँ, बार बार। थैंक यू मिस्टर सिंह। सारा तो नहीं समराइज़ करूँगी, लेकिन 2-3 पॉइंट्स मैं पिक करना चाहती हूँ नेक्स्ट फॉलोअप कॉन्वर्सेशन के लिए। आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात किया कि स्कीम्स, एक तो हम जब लैंडस्केप की, ये बार बार एक मुद्दा निकल के आ रहा है कि थिंक अबाउट द लैंडस्केप सो दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी साथ में कैसे बात कर सके। कन्वर्जेंस का एक जो मुद्दा होता है कि कैसे पॉलिसी इंसेंटिव्स कन्वर्ज करें। 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर काफ़ी इंसेंटिव्स एक्चुअली स्टेट में आए थे, लेकिन वो कैसे फिर यूज़ हुए। जैसे महाराष्ट्र में फॉरेस्ट मैंग्रोव सेल बना था और उसकी वजह से मैंग्रोव्स पे काफ़ी काम हुआ है। बाकी स्टेट्स में अलग अलग उसका अनुभव रहा है, लेकिन कई बार स्कीम्स बैरियर्स, जैसे कि निधि बोल रही थी, कई बार उसके इम्पेडिमेंट्स भी हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे ट्रांजिट परमिट का इशू हो गया, या कई बार क्या सारे जो हम लोग कैसे अपना जो ट्रेड बिल है, आई थिंक वो इंपोर्ट की भी वुड की बात कर रही थी, कैसे हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज होते हैं। तो मैं वापस मिस्टर सिंह के पास जाना चाहूँगी, क्योंकि 2-3 चीज़ जस्ट जो स्कीम्स रेगुलेशंस आई नो काफ़ी रिलैक्सेशंस भी हो रही है ट्रांजिट परमिट्स की, स्पीसीज़ की। आपके हिसाब से जो अब तक आपने सुना, इस तरह के और नए सुझाव अभी आप लोग सोच रहे हैं कि जिससे थोड़ा सा आसानी हो। अगर हम एक लैंड बेस्ड रेस्टोरेशन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कि चाहे वो कृषि वानिकी हो या जंगल बेस्ड फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी हो, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या फाइनेंसिंग, क्या इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स भी हैं जिसके बारे में सोचा जा रहा है अभी? चर्चा शुरू करेंगे जहाँ से निधि जी ने शुरू की थी कि हम जो बहुत बड़े इंपोर्टर हैं जो टिम्बर के, दैट इज़ ए फैक्ट। और उसके अलावा जो भी टिम्बर हमारे यहाँ जो भी यूज होती है, दैट मोस्टली कम्स फ्रॉम द एग्रो फॉरेस्ट्री। इट इज़ 90% प्लस। सो दैट IWST हैज़ डन study, and it is 90% plus timber that is we consume that comes from the agroforestry, and beside that we import. So this is one fact. Also this KFRI, they have also done one study, and what's 90% import of the teak is in our country, whatever the worldwide that production is there. These are the facts. As far as this forest for the timber produced laws are concerned, so all of us know that कि फॉरेस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसमें केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, और राज्य सरकारें भी। तो केंद्र सरकार ने एक ही बनाया है, दैट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अभी 2023 में जो चेंजेस हुए हैं, जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद इसका नाम वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम हो गया है। तो समय के हिसाब से इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो वहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें वो रहता है। बाकी जो ट्रांजिट की बात है, इस एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारी डायरेक्शंस जारी की गई हैं। तो उसके बाद में मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की हैं। उसके बेसिस में फिर स्टेट्स को भी हमने वो किया है, सिनर्जी की है कि आप भी अपने स्टेट एक्ट्स में अमेंडमेंट करें। और इसके साथ हम एक नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम, वन नेशन वन परमिट की तर्ज पे इसको लॉन्च किया है, और कई स्टेट्स पे ऑन बोर्ड हुए हैं। तो उसमें सहूलियत ये है, अगर कोई टिम्बर, कोई पेड़ जो है किसी स्टेट में अगर वो सेलेक्ट लिस्ट में नहीं है,
उस पे अगर वहाँ से एनओसी जारी हो जाता है या वो वहाँ से अपलोड कर देता है तो दैट इज़ अप्लीकेबल फॉर अदर स्टेट्स, और उसके तहत वो वहाँ पे आगे भेज सकता है। इसी तरीके से अगर एक स्टेट में ट्रांजिट परमिट मिला है तो उस पर अपलोड करके फिर बार बार उसको हर स्टेट के बॉर्डर पे जाके जारी नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम हमने किया है और इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। इसमें कुछ इशूज आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में और कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में, अदरवाइज ये सिस्टम चल रहा है। दिस इज़ व्हाट वी हैव ब्रॉट द इनोवेशन। जहाँ तक कि मिस्टी की बात है तो मिस्टी में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का रोल है वो जो लोग कोस्टल एरिया में हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इसका काफ़ी रोल है। तो इसके तहत हमने एक बहुत मतलब प्रोग्राम यहाँ से भी 100% ग्रांट के जरिए स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारे पास कैंपा में फंड है उसके तहत में। तो इसमें जो 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे करीब 90% डिग्रेडेड मैंग्रोव फॉरेस्ट है, दैट इज़ वन इज़ गुजरात एंड अनदर वन इज़ वेस्ट बंगाल। बाकी जगह भी है बट ये 2 स्टेट में ज़्यादा फोकस है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हुआ, पर्टिकुलरली गुजरात में जो ये रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे इन लोगों ने मतलब कई सारे नवाचार हैं, कई सारे इनोवेशंस आए हैं जिससे काफ़ी अच्छा मतलब सराहनीय कार्य किया है। और उसमें नई स्पेसीज़ कैसे उसमें ड्रेनेज सिस्टम बनाएं, क्योंकि इलाका इतना वीरान है जहाँ पे कुछ नहीं आता है। जो लैंडस्केप की बात है तो इसमें हमने पहले भी चर्चा की थी, ग्रीन इंडिया मिशन ये केवल इस तक ही नहीं सीमित है, इसमें कोई भी स्कीम है वो इसमें लाकर इसमें समाहित कर सकते हैं कन्वर्जेंस में। किसी भी दूसरे सेक्टर की भी हो सकती है वो भी इसमें कर सकते हैं। और इसमें ये केवल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसमें वाटर रिलेटेड कोई इशू है वो भी ला सकते हैं, लाइवलीहुड का कोई इशू है वो भी ला सकते हैं। और कई जगह बड़े अच्छे मतलब वो प्रैक्टिसेस आई हैं जो लोगों ने हाथों हाथ लिया है और उनकी इनकम में भी वृद्धि हुई है। कहीं पे वाटर लेवल में बढ़ाव मतलब वृद्धि हुई है, वाटर टेबल ऊपर आई है। कई जगह जो है फॉरेस्ट में भी अच्छे एग्जाम्पल देखने को मिले हुए हैं। इसके अलावा जो एक फॉरेस्ट जो है एक मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि हमको बहुत घने जंगलों में भी काम करने का मौका मिला, नॉर्थ ईस्ट में भी किया, अंडमान में भी किया। तो इसमें जो फॉरेस्ट है कहीं भी फॉरेस्ट कई हजार सालों में बनता है। हमारा जैसे बिल्डिंग है कुछ सालों में बना सकते हैं, बट फॉरेस्ट बनाने के लिए कई हजार साल लगते हैं। सो दैट मैसेज शुड गो टू द कम्युनिटी कि आप इसको ख़त्म तो कर देंगे लेकिन बनेगा 1 जनरेशन या 2 जनरेशन में नहीं बनेगा। दैट इज़ माई मैसेज। थैंक यू मिस्टर सिंह। आखिरी जो आपने पॉइंट बोला उस पर पिकअप करना चाहूँगी कि इवेंचुअली कम्युनिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सरोजनी जी आपके पास जाना चाहूँगी, सिर्फ 1 से 2 मिनट में, समय का थोड़ा अभाव है। अगर आपके हिसाब से अगर आपको जंगल के बेसिस पे अगर आजीविका के साधन बढ़ाने हैं तो आप लोगों की क्या अपेक्षा है कि एक चीज़ जो आपको चाहिए NGO से या सरकार से जो आपको लगता है कि अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है या इस अभी के समय में हमको NGO या तो ब्लॉक पंचायत सबसे सहयोग होना चाहिए कि हम वहाँ पे जंगल में स्ट्रक्चर, लूज बोल्डर, चेक डैम बनाने का ज़रूरत है, जिसमें मेरा पानी का सुविधा हो जाए। और साथ साथ आम बागवानी जो लगा हुआ है जिसमें हम और भी खेती कर सकते हैं। और जंगल का लाभ के लिए हम जो रख रखाव कर रहे हैं उसी से हमारा जीविका चलती है। तरह तरह के पौधा, साग सब्जी, साग मिलते हैं बिना खाद का, तरह तरह के पुट्टू, खुखड़ी, दोना पत्तल करके हमारा आजीविका का वृद्धि कर सकते हैं। और जितना फल है कुसुम लाह, इससे हमारा जीवन का आसान कर सकते हैं जीने का। और आगे का दिन में मेरा उम्मीद है कि मेरा पूरा गांव में मेरा 160 घर है तो हम पूरा 160 घर को आम बागवानी लगाने का दावे रखती हूँ। थैंक यू सरोजनी जी। जो 2 निधि आपके पास जाना चाहूँगी, जो आपने सुना सरोजनी जी से कि अगर उनको अपना संरक्षण करना है तो पूरा एक सिर्फ फॉरेस्ट का नहीं है, आपको ये भी देखना होगा कि कैचमेंट में किस तरह का प्रोटेक्शन वगैरह करना हो। काफ़ी कुछ वो कन्वर्जेंस से गवर्नमेंट
पब्लिक फंडिंग से भी आ सकता है, लेकिन और लाइवलीहुड्स का जो आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए इवेंचुअली कुछ वैल्यू चेन्स वगैरह के बारे में भी सोचना होगा। आपके हिसाब से अगर हम फॉरेस्ट को एक नेचुरल क्लाइमेट सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, BMGF अब काम उस पर शुरू कर रहा है, ज़्यादा नहीं किया जैसे आपने बोला, लेकिन फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजीज़ की अगर जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि मेन फोकस क्या होना चाहिए, या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं अगर हम सोचें कि डिफरेंट टाइप्स के? Right. So I think the first thing is that if agroforestry, there should be, हिंदी में अगर बोल सकते हैं आप तो सर। तो छोटा किसान जो है वो अगर एग्रो फॉरेस्ट्री के बाज़ार से जुड़ पाए और उससे अपनी आमदनी बना पाए, तो ये जो इंसेंटिव है उसका अपने ट्रीज़ को उसका संरक्षण करने का, उससे बड़ा इंसेंटिव कोई नहीं है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ट्रांसपेरेंट मार्केट्स हों। आज की तारीख में जो टिम्बर के मार्केट्स हैं, जो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स के मार्केट हैं, वो इस तरीके से बने हैं कि एक आदमी ये नहीं जानता कि उसका असली दाम क्या है जो वो चीज़ बेच रहा है। अगर वो अपना पेड़ बेच रहा है, कहाँ है जब बेच रहा है, क्या उसका दाम होना चाहिए, उसको सही दाम मिला कि नहीं मिला, वो नहीं पता। सो ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसेस एंड अ transparent e-commerce type market where small holders can go and sell their produce. The other is end-to-end traceability. तो what we find is that, and we can use blockchain. अब तो बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि छोटा किसान जो है, अगर वो ये प्रूव करना चाहे कि ये जो पेड़ जो वो बेचना चाह रहा है वो उसने जंगल से नहीं काटा, अपने ज़मीन पे उसने उगाया और फिर काट रहा है, तो उसके लिए द ट्रेसेबिलिटी इज़ की for him to enter the market and to get felling permits and NOCs. The third is green credit. Government is promoting green credit, and if agroforestry farmers, अगर वो carbon market से जुड़ सके, in our view, if they are trained to use the right growing practices for forestry, they should be able to access carbon markets, और जिससे उनको एक additional financial incentive मिलता है agroforestry की तरफ जाने के लिए. And lastly, कोई भी पेड़ उगाने के लिए, कोई भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए सर्टिफाइड अफोर्डेबल प्लांटिंग मटेरियल, सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं कि सीड्स एट्सेट्रा, बट फॉरेस्ट्री के लिए वो पौधा, वो पौध, वो अवेलेबल है कि नहीं है, कब अवेलेबल है, फार्मर को डज ही गेट एक्सटेंशन, कोई उसको बताने वाला है कि ये पेड़ आप कैसे उगाइए एट्सेट्रा. नन ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल, बट इफ़ वी मेक दम अवेलेबल, so then there is a natural incentive to protect agroforestry and then not use forests as a way of getting wood and timber, but you can use trees outside forests. Thanks, Nidhi. Important point, I think, especially अगर livelihood based, अगर कृषि वानिकी से स्पेशली अगर हम livelihoods के बारे में सोच रहे हैं तो ट्रेसिबिलिटी भी ज़रूरी होती है कि कहाँ से वो लकड़ी आ रही है. नहीं तो जैसे ट्रांजिट परमिट्स हैं, एग्जेम्पशन ऑफ स्पीसीज़ कई जगह, लेकिन होता है कि वो सेम स्पीसीज़ फॉरेस्ट में भी होती है और प्राइवेट एग्रीकल्चरल लैंड में भी होती है. तो किस तरह से हम उन सब प्रॉब्लम्स का और या चैलेंजेस से को सॉल्व करें, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. और राइट बिजनेस मॉडल्स या वैल्यू चेन्स और डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स के थ्रू हो सकता है. लोकली जैसे सरोजनी जी यहाँ पे हैं, अगर लोकली ही कम्युनिटीज़ क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो वो बहुत ज़रूरी होता है. टाइम बहुत कम है, मैं चेतन आपके पास पहले जाना चाहूँगी. संक्षेप में 1 से 2 मिनट में, अगर आपने अब तक जो भी सुना और काफ़ी चुनौतियाँ सुनी, लेकिन कुछ उम्मीदें भी थी कि क्या अगर हमको फॉरेस्ट ट्री कवर, आई थिंक हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में तो बात नहीं किया है यहाँ पे हमने, अगर हम ओवरऑल अगर सोच रहे हैं कि रेस्टोरेशन के बारे में, तो एक इम्पॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट अगर आप सोचें जो कि बहुत ज़रूरी है इसको एक नेचुरल क्लाइमेट सोल्यूशन बनाने के लिए, सिर्फ एक. So, रुचिका, क्लाइमेटिक फैक्टर से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमको नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर्स. अभी आपको हीट वेव जब आते हैं, मैं अभी कुछ 15 दिन पहले किसी मैडम को सुन रहा था, हीट वेव अगर प्रदूषण साथ में लिंक हो गया तो बीमार होने और नुकसान होने का इट इंक्रीजेस बाय 3 फोल्ड. अगर हीट वेव और प्रदूषण दोनों साथ में आता है,
किसान पौधे लगाया है और वाइल्ड एनिमल का अटैक हो गया और वो पौधा अगर सूखे से ऐसे ग्रसित है तो उसका नुकसान काफ़ी एस्केलेट होता है। ऐसे में हमें बहुत रेजिलिएंट सिस्टम चाहिए जो क्लाइमेटिक फैक्टर और नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर दोनों के मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को कम कर सके। ऐसे रेजिलिएंट इकोसिस्टम में फॉरेस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सॉयल वाटर को एक्सटर्नलिटीज़ के रूप में नहीं देखें। इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो अगर नहीं होगा, सॉयल वाटर नदी नहीं होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए और इसमें आज जो डिस्कशन कार्बन का अराउंड इतना हो रहा है, समवेयर वी आर मिसिंग आउट दीज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ वाटर एंड सॉयल एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड पॉलिनेटर्स। वी हैव टू मूव फ्रॉम कार्बन टू कार्बन प्लस प्लस। वी हैव टू रिस्पेक्ट इकोसिस्टम सर्विसेज दैट वी आर गेटिंग। और जितना हम पूरा कोविड एग्जाम्पल है। कोविड के समय में जब गर्मी में आया था, लोग लॉकडाउन में थे, वही मशरूम वही कटहल खा के जंगल से लोग अपने आप को संभाले थे। राजस्थान में जब चारागाह की चारा के लिए ट्रकें नहीं आ रही थी डेयरी में, वही अच्छे चारागाह में उनको चारा मिल रहा था जिससे पशु को ज़िंदा रखे थे। इसलिए एक बहुत रेजिलिएंट सिस्टम बनाने के लिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू चेतन। आई थिंक इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पूरे इस पैनल डिस्कशन में सिर्फ कार्बन के लिए नहीं लेकिन डिफरेंट इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए ज़रूरी है, वो बहुत आपने फिर से उसको एम्फसाइज़ किया। मिस्टर आर के सिंह, लास्ट पॉइंट, सिर्फ दो चीज़ें, एक जो आपको लगता है कि जो आपने अब तक सुना कि हम फॉरेस्ट्री को एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन, नेचुरल क्लाइमेट सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, जो फोकस ज़रूरी है, और एक चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले या बदलनी चाहिए। तो लगता है कि एक चीज़ जो ज़रूरत है फोकस पे लाने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट पे जब भी बात होती है तो स्वाभाविक है 83% कंट्रीब्यूशन एनर्जी सेक्टर का है, तो अधिकांशतः बात जो है वो एनर्जी सेक्टर की होती है। और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हालांकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, 30 से 37% अलग अलग एस्टिमेशंस हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है टारगेट अचीवमेंट में, लेकिन इसकी बात नहीं होती है। हमें जो ग्लोबल साउथ के लोग हैं उन्हें मिटिगेशन से ज़्यादा चिंता एडेप्टेशन की होनी चाहिए, और जो लोग यहाँ बैठे हैं जिनके साथ काम करते हैं उनकी चिंता ज़्यादा एडेप्टेशन की है। और उसके लिए मुझे लग रहा है कि एक इको रेस्टोरेशन पॉलिसी जो भारत शासन नॉर्मली क्या है कि साइलोज ऊपर से बनते हैं, रूल ऑफ बिजनेस में सब्जेक्ट एलोकेटेड है, लेकिन उससे हटकर अगर सभी संबद्ध मंत्रालय एक जॉइंटली एक नोटिफाई करें पॉलिसी, इको रेस्टोरेशन पॉलिसी की, जिसमें अभी चेतन जी ने जो कहा कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हों, उसके जो रेजिलियंस की बात की और कैसे हम मूल स्वरूप में लौटें, पूरे इकोसिस्टम की बात करें, जहां हम इकोसिस्टम सर्विसेज को ऑप्टिमाइज़ करें, लाइवलीहुड्स को, सिक्योरिटी को ये करें, और प्लस इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट में अलग अलग मंत्रालयों की क्या भूमिका, और अब तक जो बात हो रही है कि होल ऑफ सोसाइटी, तो आप कैसे जोड़ेंगे? सिर्फ बात पॉलिसीज़ में है जोड़ने की, लेकिन आप कैसे जोड़ेंगे वो एलाबरेट हो। तो एक जो अप्रोच होना, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एट द हाईएस्ट लेवल, और वो हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटर होके, जैसे पीएम गति शक्ति में है, 3 तरह के ग्रुप बने हुए हैं एक पॉलिसी को लेके, क्योंकि जो एडेप्टिव मैनेजमेंट में हमको पॉलिसी में भी चेंज करने पड़ेंगे। तो एक पॉलिसी का ग्रुप है, एक प्लानिंग का ग्रुप है, और बहुत सारे टेक्निकल ग्रुप है। किसी ने कहा कि एक चीज़ निश्चित है कि अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस को जनरेट करने के लिए हमें सिटीजन साइंस से लेके CSO एंड जो नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि कैपेबिलिटी जब बिल्ट होगी समाज में बिल्ट होनी चाहिए, वो समझ हमारे स्टूडेंट में आनी चाहिए कि हमारी क्या समस्या है, तो वो पॉलिसी इलेबरेट होनी चाहिए, अपने नए ढंग की होनी चाहिए, नहीं तो साइलोज ऊपर से ही क्रिएट हो जाते हैं, ओन कर लेती हैं एक मिनिस्ट्री, और वो अगर होगा और फिर स्टेट भी इस तरह आगे बढ़ें, पॉलिसी बनाएं, तो मुझे लग रहा है कॉम्प्रिहेंसिव एक सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू मिस्टर सिंह। बिफोर वी गेट इनटू द, वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सेशन, लेकिन समराइज करने से पहले कुछ अगर 2-3 सवाल हो तो ले सकते हैं हम लोग, टाइम है हमारे पास। आप अपना नाम बता दें और आइडेंटिटी, किससे सवाल करना चाह रहे हैं वो भी। नमस्ते, मैं निरंजन मिश्र, मैं उड़ीसा के कंधमाल ज़िले से आया हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे 2 टेक अवे बहुत अच्छे मिले। एक तो लैंडस्केप लेवल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान के ऊपर काम करने का ज़रूरत है, दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल शुड बी द अल्टरनेटिव टू द एग्रीकल्चर एंड अदर लाइवलीहुड ऑप्शंस जो हम कम्युनिटी के लिए देख रहे हैं। मैं
मैं एक्चुअली एक चीज़ मुझे लगा कि एक तो है कि सरोजिनी दीदी वो जो बोले कि उनके गांव को बनपट्टा मिला तो मैनेज कर रहे हैं और पास के गांव के लोगों को अगर बनपट्टा मिल जाए तो और बेहतर तरीके से आपके जैसा वो मैनेज कर पाएंगे। तो इसके साथ मैं और एक पर्सपेक्टिव जोड़ना चाहता हूँ कि इसीलिए बनपट्टा मिलने से मैनेज करेंगे ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि वो लोग मैनेज कर रहे हैं इसीलिए उनको बनपट्टा मिलना चाहिए। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है, तो मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर थोड़ा सा क्या हो सकता है कि क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट में ये नहीं है कि बनपट्टा मिलने से लोग मैनेज करेंगे, वो कर रहे हैं, हमको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। उस पर्सपेक्टिव पे जब सोचेंगे तो कम्युनिटी के पास और एक एनर्जी मिलता है और एक उनको शक्ति मिलती है कि ये हमारा है, वो आप रिकॉग्नाइज करो, आप दोगे तो हम नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं इसलिए आपको देना पड़ेगा। ये दूसरा मुझे लगता है कि डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट का बात आज सुबह कर रहे थे जब सेशन शुरुआत हुआ, तो पूरा देश में 18 साल से फॉरेस्ट राइट एक्ट हुआ है। तो आर.के. सिंह सर अगर बोल पाएंगे कि ये जो CFR का राइट्स है ये अभी तक हिंदुस्तान में 18 साल से हम लोग उसको सैचुरेशन पे नहीं ला पा रहे हैं। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड और मे बी द पॉलिसी लेवल चेंज और मे बी कुछ हो सकता है जिससे ये मैनेजमेंट करना कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी से कि वो लोग खुद करें, उसको सैचुरेशन को लेकर के क्या किया जा सकता है या CSO और क्या कर सकते हैं उसके ऊपर एक कुछ अगर आइडिया मिल पाए। और दूसरा मुझे लगता है कि सब कुछ बातचीत हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस फैमिलीज़ के साथ काम करता हूँ उनका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से सबसे ज़्यादा इनकम होता है। मेजर इनकम इज़ फ्रॉम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बट मैं अभी भी मेरा मेंटर के साथ में कभी कभी बातचीत करता हूँ तो मुझे लगता है ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मेजर कब बनेगा एंड व्हाट आर द आइडियाज़। मेरे ख्याल से सवाल आपका एक था, बाकी आप अपना अनुभव बता रहे थे। आर.के. सिंह जी, आप CFR रिलेटेड क्वेश्चन या फिर मिस्टर सिंह बोलना चाहेंगे? Actually, Forest Right Acts, our ministry is not directly dealing, so it is with the state governments, but we have made it crystal clear कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसमें और FC में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कई बार जो दुविधा होती है स्टेट्स में, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो इस मार्च में भी आज ही मैं वो लेटर देख रहा था कि दोनों हमारी सेक्रेटरी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और ट्राइबल अफेयर्स उन्होंने एक लेटर जारी किया कि इन दोनों में कोई वो नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए किस पॉइंट पे ये फॉरेस्ट राइट आएगा और किस पॉइंट पे इसमें FC आएगा। इसमें जो आपने बात कही कि उसको मैनेज में जो कम्युनिटी मैनेजमेंट है वो जहाँ तक हमारे आर.के. सिंह साहब ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे क्योंकि हम उस टेरिटरी में काम नहीं किए हैं। तो उसमें जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो कॉन्सेप्ट आई, जो एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है, दैट इज़ मच मोर अप्लीकेबल और उसके बेसिस में जो भी शेयरिंग बेसिस है वो वहाँ पे अधिकार पूरा कम्युनिटी को मिलता है। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक इंडिविजुअल को जब राइट मिल गया देन ही इज़ फ्री टू यूज़ दैट वन। एम आई राइट? सवाल ये था कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि IFR की प्रक्रिया लगभग अधिकांश जगह कई राउंड हो चुके है ना। और देखिए ये क्या है ना, इसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो एरर ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों होगा ही होगा। इसको जो गिवन हमारा सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल मिल्यू है उसमें उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो इंक्लूजन के एरर भी एक्सक्लूजन के एरर भी हैं और ये प्रक्रिया कई राउंड हो चुकी है। और जैसा अभी सिंह साहब ने बोला कि इसकी मुख्य भूमिका तो ट्राइबल डिपार्टमेंट की है और सबसे बड़ा निर्णय ग्राम सभा में होता है। तो ये प्रक्रिया का हम लोग भी ये कहते हैं कि कब अंत होगा, एक बार फाइनल तो हो जाए। तो ये प्रक्रिया चल रही है और बहुत सीधा सा आंसर नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ के नेताओं का कैसा इंटरफेरेंस है, कम्युनिटी का कितना ऑपरेसिव वहाँ के लोग रहे हैं कि वो डिनाई कर रहे राइट। तो बड़ा जेनरिक आंसर देना बहुत मुश्किल है इसका। लेकिन हमारे राज्य में अगर हम बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनिटी राइट मिल चुका है। अब चुनौती ये है कि उस कम्युनिटी राइट को मिल तो गया है
लेकिन उसको मैनेज कैसे करें, और मैनेज किस तरह से, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की हम बात कर रहे हैं। जहाँ आपने कहा ना इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन होगा तो माइनर मेजर बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगली चुनौती आती है कि हम मार्केट में, अलग अलग विचार हैं कि मार्केट में कैसे करें, लेकिन हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो भी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है बायो रिफाइनरी का, कि हम लोग कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल की बात, न्यूट्रास्यूटिकल बहुत कमी हो रही है, मार्केट में डिमांड है, क्लस्टर लेवल पे न्यूट्रास्यूटिकल के हो सकते हैं, और दूसरा है आज फार्मा का है, और तीसरा है कॉस्मेटिक का। ये 3 से ही बहुत बड़ी बात बन सकती है, और बाकी जो है अलग रिसोर्सेज हैं। अब अगर आप वो जेनेटिक रिसोर्स के रूप में जाएं तो आगे चल के बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स और बायो इंजाइम्स, बायोसिमिलर और एनर्जी को लेके तो बहुत सारी संभावनाएं जो ग्रीन इकोनॉमी की हैं वो बन सकती हैं वहाँ पर। और लेकिन उसके लिए अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। पहले संगठन को मजबूत करें, और जो कोऑपरेटिव में जिस तरह से हुआ था, फिर एक एक मुद्दे को लेके काम करें और आगे बढ़ें, तो शायद उस दिशा में हम लोग बढ़ सकते हैं कि वहाँ आर्थिक रूप से भी लोग स्वावलंबी हों। स्वायत्ता की बात कविता जी ने बार बार की, उस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए रादर देन एक्सपोर्ट। तो अल्टीमेटली हमें विकास के परिभाषा भी बदलने पड़ेंगे। और अंत में मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमको जो मूल सवाल है कि ह्यूमन और नेचर के बीच में जो रिलेशन है, उनके वैल्यूज़ में शिफ्ट की ज़रूरत है, नहीं तो कोई आंसर टेक्निकल नहीं मिलने वाला है। उसके बगैर जो है हम जो भी बात कर लें कोई आंसर नहीं मिलने। वो फिर से सोचना पड़ेगा कि मेरा मानव जीवन में जो हमें मिला है, ये वो उसका उद्देश्य क्या है और मेरे प्रकृति से रिलेशन क्या है। सुबह से समाज, सरकार, बाजार, समाज ने पैदा किया सरकार और बाजार को, समाज को तो प्रकृति ने पैदा किया। जो बाजार और सरकार है वो समाज को ख़त्म कर रहा है, और सब मिलके प्रकृति को ख़त्म कर रहे हैं। जब तक ये रिश्ते नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू मिस्टर सिंह। आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे से एक तो सवाल का जवाब दिया, लेकिन समराइज भी काफ़ी कुछ कर दिया था। लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, 2-3 मिनट में काफ़ी जो कुछ चीज़ें मुख्य उभर के आई, जो इसका सेशन का टाइटल था फॉरेस्ट एज नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशंस, आई थिंक। लेकिन सारे स्पीकर्स ने एक चीज़ जो निकल के आई थी कि हम लोग फॉरेस्ट को सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में नहीं सोच सकते। जैसे निधि जी बोल रही थी, यू हैव टू थिंक अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री। तो कृषि वानिकी आपको पूरे लैंडस्केप, चेतन जो बोल रहे थे, पूरे लैंडस्केप के बारे में सोचना है। तो हम कैसे एक इको रेस्टोरेशन पॉलिसी के बारे में सोचें, एक हाउ आर वी थिंकिंग अबाउट लैंडस्केप्स, एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, थिंक अबाउट प्लानिंग लैंडस्केप लेवल पे, सो दैट वी आर थिंकिंग अबाउट जंगल के बारे में, जंगल के साथ में जुड़े हुए जो कॉमन लैंड्स होंगे, लेकिन गाँवों के बारे में, साथ में सिटीज़ के साथ क्या रिलेशन है, एक पूरा एक उस लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचना बहुत ज़रूरी है। दूसरा का जो इम्पॉर्टेंट है, तभी हम लोग ट्रेड ऑफ्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि एक तो रिलेशन क्या है ह्यूमन बींग्स का नेचर के साथ, लेकिन कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। फॉरेस्ट, जैसे सरोजनी दीदी बोल रही थी कि जलावनी लकड़ी के लिए कई बार होगा, कई बार डेग्रेडेशन हो रहा है। तो हम किस तरह से एक अच्छी प्लानिंग करें, ये ग्राम GPDP प्रोसेस की तरह हो सकता है, CFR मैनेजमेंट कमेटी इसके साथ प्लानिंग हो सकती है। तो अगर एक लैंडस्केप स्तर पे बात करें, और हमारे रेगुलेशंस में तो ये है ही, नेशनल वर्किंग प्लान कोड वगैरह में भी ये लिखा ही हुआ है, तो किस तरह से हम ऐसी प्लानिंग करें कि ये सारे जो इश्यूज़ को साथ में लेके हम लोग बात कर सकें, और जंगल के और फॉरेस्ट या ट्री कवर या लैंडस्केप्स का जो बेनिफिट्स है वो काफ़ी अलग अलग है, पानी के लिए, खाने के लिए, क्लाइमेट के लिए, ऑफकोर्स बायोडाइवर्सिटी, कल्चरल वैल्यू। सो ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट, एंड हाउ उसके बारे में सोचते हुए हम लोग आजीविका के बारे में भी कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि उससे जो लोग जो जुड़े हुए हैं वहाँ से, किस तरह के हमारे आजीविका के नए लाइवलीहुड ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर उनको सॉल्व करना है तो कुछ नीतियाँ जो हैं हमारी काफ़ी सारी हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो मिस्टर सिंह बोल रहे थे, और वो सॉल्व मेरे ख्याल से हो ही नहीं है। जैसे नेशनल लेवल पे ट्रांजिट परमिट बैरियर्स रिड्यूस करने के बारे में, पर कई बार कई स्पीसीज़ का आई थिंक प्रॉब्लम हो जाता है डिपेंडिंग ऑन। So there are these opportunities, लेकिन how we sort of think about it together becomes critical, and most importantly landscape level planning in context of that through ग्राम सभास, और एक knowledge sort of management, कैसे हम बहुत ज़्यादा इस बारे में शेयर भी कर रहे हैं कि what is the common traditional knowledge, लेकिन existing जो new avenues that we are thinking about, how all of that comes together. And last
बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडिंग कहाँ से आएगी? फाइनेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ पब्लिक फंडिंग हो सकती है, लेकिन जैसे आप बोल रहे थे अडेप्टेशन फाइनेंस, आई मीन वी शुड नॉट थिंक एवरीथिंग. हम मिटिगेशन का बहुत बात होता है, बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट अडेप्टेशन. So how are we thinking about different financing stacks? I mean, on financing, I can talk a lot more just in terms of different stacks of capital, especially landscape restoration के context में, but I won't get into that अभी. But thank you so much. You've been a fantastic audience. Especially हम लोग काफ़ी लेट भी हो गए हैं. I'll pass it back to the organizers क्योंकि I think एक फिल्म आप लोग दिखाना चाह रहे हैं. थैंक यू सो मच. और एक छोटी सी फिल्म है, प्लीज़ आप फिल्म 2-3 मिनट की एक फिल्म. Poorest people most. They are least able to get insurance against its effects, to obtain medical care, or to move to safer places. When their crops are destroyed by flooding or drought, they can't afford to buy more expensive food. The more we can prevent climate change, the more we help development. And keeping tropical forests standing is essential to doing both. Tropical forests are critical to achieving the objectives of the Paris Climate Agreement. It drives me crazy that there's so much talk about investing in expensive carbon capture and storage technologies. We already have a safe, natural, and proven technology for carbon capture and storage, and it's called forests. Net deforestation accounts for around 10% of current annual carbon emissions. But reducing deforestation and allowing damaged forests to grow back could reduce emissions by up to 30%. Forests are one of the few mitigation technologies that can actually go negative. We can actually get to negative emissions. Forests can also help us make progress towards the Sustainable Development Goals. The ones on food, water, health, energy, and human safety can all be served by forests. In our book, Why Forests, Why Now?, we set out to explain how today, more than ever, science, economics, and politics have all aligned to make protecting forests feasible, affordable, and urgent. Satellite technology means we can track deforestation in almost real time. Rich countries, developing countries, private corporations, and civil society all agree on the need to protect tropical forests. And we've also agreed on a framework for international cooperation to do so. Reducing tropical deforestation is a bargain when it comes to reducing the emissions that cause climate change. The best way to do this is to put a price on carbon pollution and embrace results-based payments for reducing deforestation, monitored by satellite. Brazil has shown that it can be done. Brazil was able to cut deforestation in the Amazon by 80% over the course of a decade, while at the same time increasing agricultural production. It's time for rich countries to invest much more in protecting tropical forests. We have to make forests worth more alive than dead by paying people for the services that forests provide. And it's not aid. Performance-based payments create partnerships between rich countries and developing countries that benefit the climate and help development. The window for action is closing, and that's why forests and why now. दोस्तों, समय बहुत हो गया है. मैं 2 मिनट की आपका अनुमति लेकर के 2 मिनट में एक या दो बात रखना चाहूँगा, क्योंकि जंगलों के ऊपर बात हुई. मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर देश के एक ऐसे राज्य से आता हूँ जहाँ जंगलों का बहुत बड़ा महत्व है. मैं उत्तराखंड राज्य में रहता हूँ और सर ने 21%, 22% जंगल का जिक्र किया. हमारे राज्य के 54,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 71% जो है वो वन आच्छादित है. तो उत्तराखंड राज्य जो है, जैसा मैंने कहा 71%, हमारे देश में उत्तराखंड राज्य में वन पंचायत का, जो आप भली भांति से परिचित हैं, 12,000 वन पंचायत हैं. देश में सर्वाधिक वन पंचायत भी उत्तराखंड राज्य में है. वनों का भले ही आज हम जलवायु परिवर्तन से उसको जोड़कर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड राज्य में टेरी के माध्यम से एक स्टडी हुई थी, जहां ये जानकारी सामने आई कि प्रतिवर्ष जो हमारे राज्य के जंगल हैं वो 95,000 करोड़ की इको सर्विसेज, उसका वैल्यूएशन निकला था. अब ये 95,000 करोड़ तो हमने बोल दिया, लेकिन अगर हम इसकी तुलना करें, हमारे राज्य का जो वार्षिक बजट है वो लगभग 80-85,000 करोड़ है. तो कहने की बात यह है कि जो बजट है जितना राज्य का एक साल का, उससे कहीं ज़्यादा जो जंगल से निकलने वाली जो सर्विसेज हैं उसकी वैल्यू है. राज्य का जो कर्ज है
हमारे राज्य का गठन आज से 24 वर्ष पूर्व हुआ था। राज्य का जो कर्ज है वो भी लगभग 80-85 हज़ार करोड़ है, लेकिन जो वैल्यूएशन है ये कर्ज से भी कहीं ज़्यादा है। तो ये तमाम जो पहलू हैं, आर्थिक पहलू जंगलों को लेकर, लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता हमारे कम से कम राज्य में है, वो जंगलों में लगने वाली आग है। और जब से राज्य का गठन हुआ है, क्योंकि हर वर्ष जो है हम देख रहे हैं इन जंगलों की आग की मारक क्षमता बढ़ती जा रही है। एक फॉरेस्ट फायर का एक सीज़न होता है, लेकिन अब सर्दियों में भी जो है हमें जंगलों में आग देखने को मिलती है। जब से राज्य का गठन हुआ है 50-55 हज़ार हेक्टेयर से ज़्यादा जो है जंगल जल रहा है। और इस वर्ष सर्वाधिक लोगों की मृत्यु भी आग लगने से 10 लोगों की मृत्यु, आपको ध्यान होगा अभी बिनसर में भी एक आग लगी थी। तो ये तमाम पहलू जंगलों को लेकर के हैं। जहाँ तक आपके इस बेहतरीन सत्र का सवाल है, आर.के. सिंह सर ने एक बड़ी एक लाइन में सर आपने उसको पिरो दिया था अपने पूरे इस सत्र को, जब आपने कहा कि समाधान जो है वो समग्रता में ही निकलेगा। ये आपके शब्द थे। तेज़ जाना है तो हमें अकेले जाना है, हमें बहुत दूर जाना है तो हमको सबको साथ लेकर जाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपके पेशेंस के लिए, आपके आज के पार्टिसिपेशन के लिए मैं आपको मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। कल सुबह 10 बजे हमारी अपेक्षा रहेगी, हमारी आपसे कल यहाँ मुलाकात होगी। आप में से जो लोग कल यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे उनके लिए हम अभी से ही धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जो है आज के हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। चाय पर जाने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारी प्रधान की साथी हैं, आप आकर के सैला जी जो हैं वो आपको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। आप सब कृपया कर जो है आगे अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। हैव अ वेरी नाइस इवनिंग। थैंक यू सो मच।